हेलो एवरीवन। जैसा कि आप हम लोग आज छठवां दिन है हम लोगों का। एक पेपर हम जो है यूपीएचजीएस का पार्ट 1 था प्री का, वो कंप्लीट करा चुके हैं। ये पार्ट 2 है 2018 का पार्ट, जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम है। ये प्री का 2 घंटे समय मिलता है, 100 नंबर का होता है ये पेपर। ये सामान्य इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ओरिजिनल पेपर हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, पाँचवें प्रश्न में पाँचवा पॉइंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कोई असुविधा हो रही है प्रश्न को समझने में, तो इंग्लिश मीडियम में जो प्रश्न लिखा हुआ होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उसके हिसाब से प्रश्न चेक होगा। चूँकि हम बता चुके हैं सारी चीज़ें कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है ये, तो पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। पहला प्रश्न ये है आपके सामने, उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराया तथा बेदखली का विनिमय अधिनियम 1972 की धारा 21 अथवा 22 के अंतर्गत पारित बेदखली आदेश का प्रवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है। प्रश्न को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये उत्तर प्रदेश शहरी भवन हम पहले भी बता चुके हैं, इसको अधिनियम संख्या 13 कहते हैं। तो चूंकि बहुत बड़ा अधिनियम का नाम है इसलिए हम डायरेक्ट इसको अधिनियम 13 कहेंगे। हमने अपने जो शॉर्ट नोट्स लिख के दिए हैं आपको, यहाँ पर हमने हर वीडियो के साथ आपको ये जो सलूशन है वो दिया है। ये शॉर्ट नोट में लिख दिया हमने कि जो अधिनियम की धारा 23 है इसके अनुसार क्या है, धारा 21 तथा धारा 22 के अंतर्गत पारित बेदखली आदेश का प्रवर्तन निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट या नियत प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है। कहने का मतलब है, प्रश्न पे आ जाइए आप, कि जैसा कि आप जानते हैं धारा 21 जो है अधिनियम 13 की कहलाती है कि किसी किराएदार को बेदखल करने के लिए जो आवेदन है उसको देने से संबंधित है। धारा 22 में अपील की बात की गई है। तो इन दोनों से अगर कोई व्यक्ति जो है वो राहत नहीं पाया है, मान लीजिए आवेदन दिया उसमें भी उसको किराएदार को, वो मकान मालिक को राहत नहीं मिली, फिर उसने अपील की उसमें भी राहत नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, धारा 23 के अनुसार जो भी प्राधिकृत अधिकारी इस कार्य के लिए रखा गया उसके पास जाएगा और वहां से ये अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करेगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ना ही जनपद न्यायाधीश, ना ही संबंधित थाना, ना ही किराया नियंत्रण एवं बेदखली अधिकारी। सीधा सा आंसर है इसका, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास जाएगा। अगर उसको अधिनियम 13 की धारा 21 या 22 के अंतर्गत राहत नहीं मिली है, तो दोनों ही धाराएं हम मेंस में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि मेंस में 21 धारा 21 बहुत ज़्यादा आती है, 22 में अपील का प्रावधान है इसलिए 22 भी पूछी जाती है। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 2 पर। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने तथा किराया बेदखली अधिनियम, ये वही है अधिनियम 13 के अंतर्गत किराया पाने के व्यक्ति के बारे में किसी वास्तविक विवाद की स्थिति में किराएदार किसके समक्ष किराया जमा, उसको मतदान करने का अधिकार नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक, तो कहने का मतलब हुआ, अगर कोई प्रश्न संख्या 3 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने किराया बेदखली अधिनियम 1972 का कौन सा प्रावधान किराए पर दी गई केवल भूमि पर लागू होगा जहां किराएदार ने मकानदार की सहमति से स्थायी संरचना की है और व्यय किया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें सबसे पहले तो ये बात बताई गई है आपको कि ये किस धारा से संबंधित है। ये प्रश्न 2018 के पार्ट 1 में भी आया था, मगर वहां पर ऑप्शन था आपका 29A, धारा 29A से पूछा गया था। तो इसमें हम आपको बता दें, दोनों ही धारा के ऑप्शन सही हैं। प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश का अधिनियम, उत्तर प्रदेश
शहरी भवन अधिनियम नंबर 13 है, उसमें क्या करा है, स्थायी भवन बना लिया है, स्थायी संरचना बना ली है किसने, किराएदार ने। और कब बना ली है, जबकि उसके मकान मालिक की सहमति थी। तो यहाँ पर पहले हम एक्सप्लेनेशन आपको बता दें कि ये प्रावधान उत्तर में हमने अपने लिख दिया है कि अधिनियम 13 की धारा 29 क्या कहती है, 29 भूमि के काश्तकारों के कुछ वर्गों को बेदखली से सुरक्षा जिस पर भवन मौजूद है। धारा 2 में ये बताया गया है, धारा 29A की धारा 1 कह रही है, धारा 2 कह रही है, ये धारा वहाँ लागू होगी जहाँ किराएदार ने मकान मालिक की सहमति से कोई स्थायी संरचना बनाई हो और उसके निष्पादन में खर्च किया हो। तीसरी उपधारा धारा 29A की ये कहती है, इसके बाद इस खंड में निहित प्रावधानों के अधीन धारा 20 के प्रावधान उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी भी भूमि के संबंध में लागू होंगे, क्योंकि वे किसी भवन के संबंध में लागू होते हैं। मामले को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि एक धारा है अधिनियम 13 में 29A, जो ये कहती है कि अगर किसी किराएदार ने मकान मालिक की सहमति से किराएदारी वाली भूमि पर कोई स्थायी संरचना बना ली है तो उसको बेदखली से राहत मिलेगी। और चूंकि बेदखली से राहत मिलने का प्रावधान इस अधिनियम की धारा 20(2) में, मतलब धारा 20 उपधारा 2 में किया गया है, तो वहाँ पर भी इस किराएदार को लाभ धारा 20 उपधारा 2 का मिलेगा, जो 29A के अनुसार किराएदार को मिल रहा था। कहने का मतलब संक्षेप में है कि अगर आपको कोई किराएदार मकान मालिक की सहमति से स्थायी संरचना बना लेता है किराएदारी वाली भूमि पर, तो उस किराएदार को धारा 29A का भी लाभ मिलेगा और धारा 20(2) का भी लाभ मिलेगा। अगर दोनों धाराएं ऑप्शन में है तो दोनों धाराएं आपको टिक करना है। अगर अलग अलग इंडिविजुअल धारा है तो आपको इंडिविजुअल धारा का करेक्ट करना है। मतलब ऑप्शन का जो आपका प्रश्न संख्या 3 है उसका ऑप्शन सी सही है। दूसरे का हमने आपको बता दिया था ना कि अगर कहीं पर दूसरा प्रश्न ये था कि अगर किराए के बारे में जो किराए का हकदार व्यक्ति है, किराए पाने का वास्तविक हकदार व्यक्ति है, इस बारे में अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो किराएदार क्या करता है, उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मुंसिफ के पास किराया जमा करेगा। ये बात बताई गई है अधिनियम 13 की धारा 30(3) में। हालांकि हम डिटेल्ड पढ़ाएंगे आपको इन सब मैटर्स को, क्योंकि ये सारी धाराएं मेंस में भी आती हैं। तो मेंस का जब मैटर पढ़ा रहे होंगे तो हम आपको डिटेल्ड पढ़ाएंगे। इसीलिए हम अपना नंबर आपको सर्कुलेट कर रहे हैं बार बार कि प्री के साथ साथ हम मेंस भी शुरू करना चाह रहे हैं। ये नंबर हमारा 9450770672। इस पर आप हमसे संपर्क करिए जिससे आप प्री के साथ साथ मेंस भी तैयार कर सकें, क्योंकि आप मेंस से अलग मेंस उस समय में तैयार नहीं कर सकते जो प्री और मेंस के बीच आपको समय मिलता है। कुल मिला के ये प्रश्न संख्या 3 हो गई। प्रश्न संख्या 4 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, आपको गलत बताना है, ठीक, सही नहीं बताना, ये ध्यान रख लीजिए। जो उत्तर प्रदेश विकास अधिनियम है, विकास अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किसी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण को शक्ति है। आपसे पूछा गया है विकास प्राधिकरण को कौन सी शक्ति प्राप्त है, ये गलत बताना है आपको। मतलब कहने का मतलब है कौन सी शक्ति नहीं है, ये आपको उत्तर में देना है। महायोजना तैयार करना, हाँ बिल्कुल शक्ति है। महायोजना में संशोधन करना बिल्कुल शक्ति है। तीसरी बात ध्यान से समझें, भूमि के प्रयोग अथवा जनसंख्या घनत्व के मानकों को परिवर्तित करना, ये शक्ति नहीं है। चौथी, निजी भवनों के मुहार की पेंटिंग का निर्देश देना है, ये भी शक्ति है। अब हमने देखिए उत्तर में आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिया है। उत्तर नंबर 4 अब जो पढ़ेंगे आप, उसमें लिखा है नगर नियोजन अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत प्राधिकरण को महायोजना तैयार करना, महायोजना में संशोधन करना। मगर संशोधन करने में ब्रैकेट में हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है जिसमें लिखा है जिसमें भूमि के प्रयोग अथवा जनसंख्या घनत्व के मानकों में परिवर्तन ना हो।
तथा निजी भवनों के मुहार कहते हैं आगे की जो बाउंड्री है, दीवार है, मुहाना है, इसको फेकेट कहते हैं। फेकेट की पेंटिंग का निर्देश देने की शक्ति है, किंतु राज्य सरकार पर पाबंदी नहीं है। जो ब्रैकेट में पाबंदी लगाई है प्राधिकरण के लिए कि भूमि के प्रयोग की सीमा के बारे में वो संशोधन नहीं कर सकता, या क्या है जो जनसंख्या घनत्व के मानक है उनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। ये पाबंदी प्राधिकरण पर है, राज्य सरकार पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कहने का मतलब हुआ, सिंपल सी बात है। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप। इस प्रश्न का मतलब ये था कि प्राधिकरण क्या कर सकता है। ये अधिनियम 13 हम आपको अधिनियम 13 की धारा 13 नगर नियोजन अधिनियम की धारा 13 में पूरा बताया गया है कि कौन क्या संशोधन प्राधिकरण कर सकता है, कौन क्या क्या संशोधन राज्य सरकार कर सकती है। ये हम आपको मेंस के पॉइंट से पूरा पढ़ाएंगे। धारा 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 13 यहाँ पर संक्षेप में समझिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत समय लग जाता है, समय एक्सीड कर जाता है, इसलिए संक्षेप में हम आपको बता रहे हैं। फिर आ जाइए प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 कहती है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र यदि जारी नहीं किया गया है या वैधानिक सूचना की तामील के बाद अस्वीकार भी नहीं किया गया है, तो किस अवधि की समाप्ति के बाद उसे स्वीकार किया मान लिया जाएगा। क्या मतलब है इसका कि जब आप कोई भवन निर्माण करते हैं, कोई भी संरचना का निर्माण करते हैं, तो आप निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र नगर नियोजन अधिनियम से के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते हैं। इसका प्रावधान किया गया है इस अधिनियम की धारा 15 का में। तो प्रश्न ये है आपके सामने कि आपने प्रमाण पत्र के लिए, पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए आपने आवेदन किया, तो आवेदन के बाद ना उसने आवेदन को स्वीकार किया है और ना ही उसने अस्वीकार किया है, और ऐसा वो लटकाए रखा है। अगर उसने ये मामला 3 महीने तक लंबित रखा है, अगर उसने 3 महीने तक ना आपके आवेदन को अस्वीकार करे और ना ही आपको पूर्णता प्रमाण पत्र दे, तो 3 महीना बीतते ही वो ये मान लिया जाएगा कि आपने पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है। ये प्रावधान कर दिया गया धारा 15 का में। हमने अपने उत्तर में लिख भी दिया है, नगर नियोजन अधिनियम के अंतर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र यदि जारी नहीं किया गया है या वैधानिक सूचना की तामील के बाद अस्वीकार भी नहीं किया गया है, तो धारा 15 का के अनुसार 3 माह की समाप्ति के बाद उसे स्वीकार हुआ मान लिया जाएगा। ये हमने आपको ऊपर आपको जो नोट्स दिए हैं यहाँ पर हमने लिखा है, पूरा डिटेल्ड मैटर लिख दिया है, पूरी स्टडी करा रहे हैं हम आपको। ये देखिए उत्तर नंबर 5 है, ये अभी हमने पढ़ के सुनाया। इसके नीचे हमने अपना नंबर दे दिया है 9450770672। ये इस पर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम प्री के साथ साथ उन कैंडिडेट्स की जो सचमुच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं मेंस की भी तैयारी कराएंगे, जिससे क्या हो आपका प्री के साथ साथ मेंस भी तैयार हो जाए, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा समय नहीं होता है मेंस को तैयार करने के लिए। तो जो सिलेक्शन लेते हैं वो वही कैंडिडेट ले पाते हैं जो प्री के साथ अपना मेंस तैयार करते हैं। उसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे आप डायरेक्ट हमको सर्च कर रहे हैं तो आप हमको @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर डालिए, आप हम तक पहुंच जाएंगे, जहां पर आप सारी इन्फॉर्मेशन पा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और सारे साथियों को भी शेयर करिएगा। इस तरह से हैंड रिटन नोट्स आपको सारे मिलेंगे। अब आप आ जाइए प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास संशोधन अधिनियम 1997 के प्रारंभ के पश्चात कमजोर वर्ग से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिक्रमण। कहने का मतलब है, प्रश्न पूछा गया है कि अगर कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति किसी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लेता है तो संशोधन के बाद
जो 1997 में संशोधन हुआ है, तो आप उस अतिक्रमण को किस तरह से मुक्त कराएंगे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाए, विनियमित किया जाएगा। दूसरी चीज़, वैकल्पिक भूमि आवंटित करके पुनर्वासित किया जाएगा। तीसरी बात, किसी अन्य व्यक्ति की तरह बेदखल किया जाएगा। और चौथा, दंडित किया जाएगा। तो पहले या तो देख लें, इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तर का ऑप्शन बी सही है। और एक्सप्लेनेशन हम आपको दे दें, इसके एक्सप्लेनेशन में आपको हमने लिख कर दे दिया है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम संशोधन 1997 के पश्चात कमजोर वर्ग से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किया गया अतिक्रमण धारा 26 का के परंतु 26 का में एक परंतुक है कि परंतु के अनुसार तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि ऐसी रीति और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाए पुनर्वास करने के लिए वैकल्पिक भूमि या वास सुविधा उपलब्ध ना कर दी जाए। कहने का मतलब है, जो संशोधन हुआ है 1997 में, उसके बाद अगर कोई कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति किसी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किए हुए है, तो उसको जब तक आप वैकल्पिक भूमि या वास सुविधा उपलब्ध नहीं करा देते, तब तक आप उससे उसके अतिक्रमण को नहीं हटाएंगे। अब देखिए प्रश्न कितना ट्रिकी था। आपने उत्तर में देखा दोनों चीज़ें थी कि वैकल्पिक ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा कि विहित किया जाए या विनियमित किया जाए, ये लाइन भी उसमें है, और ये भी लाइन है वैकल्पिक भूमि आवंटित करके पुनर्वासित किया जाएगा। तो मगर ज़्यादा इफेक्टिव लाइन है बी वाली, इसलिए ऑप्शन बी को करेक्ट माना है हाई कोर्ट ने, ए को नहीं माना है। अगर आप ए लगाएंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। हालांकि जो परंतुक है उसमें लाइन, जो ऑप्शन ए है ये वाली भी लाइन है, मगर ज़्यादा इफेक्टिव लाइन जो है वो बी है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इसमें हालांकि हमने वो डाला था ऑब्जेक्शन, मगर ऑब्जेक्शन माना नहीं गया था। सॉरी। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 7 पर। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत अधिसूचना प्रकाशित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उपशमित नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं, जो जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 4(2) है, उसके अनुसार अधिसूचना जारी की जाती है, और यह अधिसूचना धारा 5 के अंतर्गत जारी की जाती है, और 5(2) के अंतर्गत बताया जाता है कि कौन कौन सी कार्रवाइयाँ उपशमित हो जाती हैं। ये हम अपने, क्योंकि ये धारा 4(2) या धारा 5 बहुत इम्पोर्टेंट है, या धारा 5(2) बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने मेंस में इसको पढ़ाना है। डिटेल्ड स्टडी कराएंगे वहाँ पर हम आपकी। यहाँ पर आप सिर्फ ऑप्शन को समझ लें। तो कौन सी कार्रवाई उपशमित नहीं होगी? राज्य अभिलेखों के संशोधन हेतु कार्रवाई ये उपशमित होती है। सिविल न्यायालय के समक्ष धारा 3(5) के अंतर्गत परिभाषित भूमि के विक्रय के निरस्तीकरण हेतु वादी बिल्कुल होता है उपशमित। तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन की धारा 176 के अंतर्गत बंटवारे हेतु वाद से उत्पन्न द्वितीय अपील में पारित राजस्व बोर्ड के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका। तो हालांकि रिट याचिकाओं पर असर नहीं पड़ता है, मगर इसमें एक ऑप्शन और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव दे दिया है, चकबंदी क्षेत्र से बाहर स्थित कृषि भूमि के संदर्भ में व्यादेश हेतु वाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये जितनी भी कार्रवाइयाँ उपशमित होती हैं ये सारी की सारी उस क्षेत्र में होती हैं जो चकबंदी क्षेत्र में आता है। ठीक, धारा के प्रारंभ में ही कह दिया गया है कि ये धारा वहाँ लागू होगी, मतलब कार्रवाइयाँ वहाँ उपशमित होंगी जो चकबंदी क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र है। और चकबंदी क्षेत्र सीधी सी बात है कि जब चकबंदी क्षेत्र पे ही ये धारा लगेगी तो चकबंदी क्षेत्र के जो बाहर स्थित भूमि पर है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, मतलब वाद उपशमित नहीं हो सकता। इसलिए सबसे इम्प्रेसिव ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है, और यही इसका उत्तर है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है
कि धारा 5(2) होती है जिसके अनुसार कार्रवाई उपशमित होती हैं। धारा 5(2) के उपबंध केवल उस क्षेत्र को लागू होते हैं जो कि चकबंदी क्षेत्र में स्थित है। ऐसा हालांकि हमने वाद भी लिख दिया है, श्री राम देव वर्सेस छेदीराम 1977 के बाद में ये बात कही गई है, क्योंकि उपशमित वहीं की कार्रवाइयाँ होंगी जो चकबंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, अन्य कार्रवाइयों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न संख्या 7 पर आ जाइए। हालांकि अच्छा प्रश्न था। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1952 के अंतर्गत भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो उपयोग की जाती है। प्रश्न अच्छा था, ऑप्शन अच्छे नहीं थे, इसलिए हाई कोर्ट को ये प्रश्न कैंसिल करना पड़ा। देखिए, भूमि का तात्पर्य क्या है? कृषि के लिए भूमि ये भी भूमि होती है, उद्यानकरण के लिए ही भूमि ये भी भूमि है, घर जो जोत का हिस्सा हो, बाग भूमि, सारे ऑप्शन ठीक थे। और चूंकि इसमें हाई कोर्ट फंस गए तो इसने ये इस प्रश्न को आगे चल के निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। हालांकि सारी की सारी भूमियाँ जो इसमें बताई गई हैं, इन सबको भूमि से संबंधित माना जाता है। भूमि की परिभाषा में ये सारी भूमियाँ हैं। प्रश्न संख्या 9 पर आ जाइए। विच प्रोविजन ऑफ उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1957 क्रिएट्स a bar on the jurisdiction of civil and revenue court to entertain claim with the respect to rights which could to have been alienated under the act। उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 का कौन सा प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत जिस अधिकारों का विरोध किया जा सकता है अथवा किया जाना चाहिए था के संबंध में दावों का ग्रहण करने के लिए दीवानी या माल न्यायालय के अधिक्षेत्र पर रोक लगाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, प्रश्न समझना ही बड़ा मुश्किल काम है। एचजीएस में मेन आपको प्रश्न समझना है। हमारा टोटल जो समय हम लगा रहे हैं प्रश्न को समझाने में, कहने का मतलब यह है क्योंकि प्रश्न इस तरह से मिलेगा। अगर आप मार्केट से कोई पुराना सॉल्व आंसर पेपर लेके आते हैं तो प्रश्न की लैंग्वेज इस तरह से नहीं लिखते हैं, वो इजी करके लिख देते हैं। तो इजी करके लिखी हुई आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपको असुविधा हो जाएगी। इन्होंने ये पूछा है कि जो अधिसूचना जारी की जाती है धारा 4(2) के अनुसार चकबंदी क्षेत्र में, तो वो धारा जो है वो धारा बताइए जो कि ये कहती है कि ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर उद्घोषणा जारी कर दी गई है धारा 4(2) के अनुसार, वहाँ पर दीवानी या माल न्यायालय की अधिकारिता पर रोक होगी, अधिक्षेप किया जाएगा। तो बिल्कुल धारा 49 जो आपके जो चकबंदी अधिनियम में बताई गई है उसकी हेडिंग ही यही है, दीवानी या माल न्यायालय के अधिक्षेत्र पर रोक। इस धारा का शीर्षक ही यही है, धारा 49। तो इसका ऑप्शन धारा 49 सही है, हमने अपने उत्तर में लिखा हुआ है। थोड़ा डिटेल में लिख दिया है। क्या बताया हमने? धारा 49 कह रहे हैं हम, ऑप्शन सी। अगर कुछ इससे पहले गलत बताया हो तो धारा 49 ही आप समझें, धारा सी, सॉरी ऑप्शन सी। हमने अपने उत्तर को थोड़ा सा विस्तृत करके लिखा है, समझ लें इसमें। पहले तो उत्तर समझें आप। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 49, इस अधिनियम के अंतर्गत जिन अधिकारों का विरोध किया जा सकता है या किया जाना चाहिए था के संबंध में दावों को ग्रहण करने के लिए दीवानी या माल न्यायालय से अधिक्षेत्र पर रोक लगाता है। मतलब धारा 49 जो है उन सारी कार्रवाइयों को जो दीवानी या माल न्यायालय के अंतर्गत आती हैं उन पर रोक लगा देता है, जिनका आपको समाधान जो चकबंदी अधिकारियों के समक्ष मिल सकता है या इनसे संबंधित मामलों में इनके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर धारा 5(2) आई है। हालांकि अभी हमने आपको बताया था धारा 5(2) में वे कार्रवाइयाँ होती हैं जो धारा 4(2) की अधिसूचना पर उपशमित होती हैं, ये हमने अभी बताया था आपको। जबकि धारा 9 में अभिलेख तथा विवरणों से उद्धरण जारी करना है। जो अभिलेख और विवरण हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप उद्धरण जारी करते हैं और अभिलेखों को प्रकाशित करना है। जो आपने क्या किया है,
विवरणों से संबंधित आपत्तियां ली और अवलोकों को प्रकाशित करने का काम, आपत्तियों को आमंत्रित करने का काम करते हैं आप धारा 9 में। फिर यहाँ पर एक धारा 52 इस्तेमाल हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धारा 52 में चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति का प्रावधान है। जब जिस क्षेत्र में चकबंदी क्रिया पूरी हो जाती है तो आप धारा 52 के द्वारा ये एक अधिसूचना जारी कर देते हैं कि अब ये क्षेत्र चकबंदी के अंतर्गत नहीं रहा है, यहाँ पर चकबंदी क्रियाएं समाप्त हो गई हैं। ये घोषणा की जाती है धारा 52 के अनुसार। सारी धाराएं जो चकबंदी अधिनियम से संबंधित हैं। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 10 पर। थोड़ा एक्सप्लेनेशन हमें लग रहा है ज़्यादा हो रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। कौन सी अनुसूची उन अधिनियमों को प्रमाणित करती है जिन्हें उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 द्वारा निश्चित किया जाता है? मतलब अधिनियमों को, अधिनियमितों को या किन्हीं क्रियाओं को निश्चित करने के लिए कौन सी अनुसूची है नगर पालिका अधिनियम में? तो पहले से इसका उत्तर समझ लें। जो निश्चित करने से संबंधित, अधिनियमितताओं को प्रगणित करने से संबंधित है और उनको निश्चित करने से संबंधित जो अनुसूची है नगर पालिका, ये सारी अनुसूचियां नगर पालिका अधिनियम की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं है। तो नगर पालिका की अनुसूची 9, शायद ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में बताया गया है। अनुसूची 9 जो है वो अधिनियमों को प्रमाणित करती है, अधिनियमितताओं को प्रमाणित करती है जिन्हें उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम द्वारा निश्चित किया जाता है। कहने का मतलब है जो कार्रवाइयाँ निश्चित की जाएंगी उनकी प्रमाणिकता जो है अनुसूची 9 में है। हमने अपने उत्तर में लिखा है एक्सप्लेनेशन में, अनुसूची 9 उन अधिनियमितताओं को प्रगणित करती है जिन्हें उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम द्वारा निश्चित किया जाता है। इसमें एक अनुसूची ऑप्शन में है अनुसूची 2, तो उसके बारे में भी हमने बताया है अपने एक्सप्लेनेशन में। नगर पालिका अधिनियम की अनुसूची 2 में अधिशासी अधिकारी और उनकी अनुसूचित शक्तियां हैं। मतलब जो भी अधिकारी है नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत उन अधिकारियों के बारे में बताया गया और उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया अनुसूची 2 में। इसमें एक ऑप्शन अनुसूची 14 है। अनुसूची 14 है ही नहीं, सिर्फ अनुसूची 9 तक ही है नगर पालिका अधिनियम में, कोई 14 अनुसूची नहीं है। और अनुसूची 6 के बारे में बताया गया है। अनुसूची 6 को जो है वो ऐसी संपत्तियों की तालिका तालिका से संबंधित है जिनकी कुर्की होना है या जिनकी विक्रय का नोटिस दिया जाना है। मतलब अनुसूची 6 में उन संपत्तियों की तालिका बनाई जाती है जिनकी कुर्की होगी और कुर्की के बाद बिक्री का नोटिस जारी किया जाएगा। ये इतना था डिटेल्ड। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 11 में। उत्तर प्रदेश नगर पालिका 1916 के अंतर्गत निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष होगी? पहली बात तो ये टिक किए हुए को आप सही ना समझ लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। एक्सप्लेनेशन हम आपको अपने आप दे रहे हैं। आपका मकसद सिर्फ ऑप्शन को टिक करके निकल जाना नहीं है। आपका मतलब हम पेपर एक्सप्लेन करने का मतलब है आप सारी यथार्थता प्रश्न से संबंधित समझ लें, तभी आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। सिर्फ ऑप्शन टिक करते रहेंगे, अगर आप सरफेस तक नहीं पहुंचेंगे, जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, ज़मीन तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे एचजीएस में, क्योंकि वहाँ पर ऊपर सरसरी नज़र से कुछ भी नहीं आता है। थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको करना है और एकदम पक्की नॉलेज करना है। जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, अगर कोई असुविधा है तो हमारे नंबर पर संपर्क ज़रूर करें। प्रश्न कौन सा हम बता रहे थे? उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत निर्धारित आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष की जाएगी? 11वां प्रश्न। तो अगर कोई अपील करना है, किससे संबंधित है? असेसमेंट से रिलेटेड है या कर निर्धारण से संबंधित कोई अपील है तो आप करते हैं जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या जिला अधिकारी के समक्ष। तो ऑप्शन बी सही है,
हमने अपने उत्तर में आपको एक्सप्लेनेशन में दे भी दिया है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 160 के अनुसार कराधान के संबंध में अपीलें जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष या ऐसे अन्य प्राधिकारी के समक्ष की जा सकेंगी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है। तो अपील कहाँ होगी? जिला अधिकारी के समक्ष होगी, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी, या ऐसे प्राधिकारी जिसको राज्य सरकार इस कार्य के लिए सशक्त करे उसके समक्ष आप अपील कर सकते हैं। अब आ जाइए आप प्रश्न संख्या 12 पर। इसकी अपील आप देख लीजिए, ऑप्शन में ना उच्च न्यायालय में होगी, ना संबंधित क्षेत्र के आयुक्त के समक्ष होगी, ना अंतरण नहीं किया जा सकता। यह भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है 12 का। 13वें प्रश्न पर आ जाइए। 11वां बताया अभी हमने, 12वां प्रश्न कहाँ बताया है? 11वां बताया है, 12वां समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत किसी नगर पालिका के सदस्य के निर्वाचन को चुनौती देने वाली निर्वाचन याचिका का विचारण किसके द्वारा अंतरित किया जा सकता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इससे पहले भी आया है इस तरह का एक प्रश्न 18 के पार्ट 1 में, कि जैसे मान लीजिए नगर पालिका का जो निर्वाचन हुआ, तो पहली बात तो उससे संबंधित अगर कोई आपको असुविधा है, आपत्ति है, तो उसका आप क्या करेंगे? रिट याचिका दायर कर सकते हैं सिर्फ। और रिट याचिका क्या होती है? उस क्षेत्र के जिला न्यायाधीश के समक्ष होती है, ठीक। और इन्होंने ये नहीं पूछा याचिका कहाँ होगी, ये पूछ रहे हैं याचिका का अंतरण कौन करेगा। तो चूंकि याचिका रिट याचिका आप दायर कर रहे हैं, रिट याचिका आप करते हैं किसके समक्ष? जिला न्यायाधीश के समक्ष। और रिट याचिका को अंतरित करने का अधिकार किसको है? उस क्षेत्र के या उस राज्य के उच्च न्यायालय को है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न हमने उत्तर भी लिख दिया इसका। देखिए जो आपका उत्तर नंबर 12 है उसको डिटेल्ड पढ़ा दिया हमने लिख दिया है, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 43 खा के अंतर्गत उच्च न्यायालय को निर्वाचन याचिका को एक जिला न्यायाधीश से किसी अन्य जिला न्यायाधीश को अंतरित करने की शक्ति है, ठीक। याचिका होगी कहाँ पर? चुनौती देंगे कहाँ पर आप? जिला न्यायाधीश के समक्ष। और अंतरित करने के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप कहाँ करेंगे? उच्च न्यायालय में करेंगे, उस प्रदेश के या उस क्षेत्र के। 13वां प्रश्न पे अब हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत किसकी ओर से निर्वाचन याचिका पोषणीय नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो रिट याचिका दायर की जाती है, अभी हमने बात की थी इलेक्शन से लिमिट, जो नगर पालिका के इलेक्शन होता है उससे अगर मान लीजिए आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ रिट याचिका दायर कर सकते हैं। और ऐसा प्रावधान किया गया है धारा 20 में, नगर पालिका अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है कि आप क्या कर सकते हैं? रिट याचिका दायर करिए। अगर आपको कोई असुविधा है निर्वाचन से, नगर पालिका के निर्वाचन से, तो संबंधित क्षेत्र के जिला न्यायाधीश के समक्ष आप रिट याचिका दायर करिए। कौन कर सकता है ये बात जरूरी है। असफल उम्मीदवार बिल्कुल कर सकता है, आपसे पूछा पोषणीय नहीं है। नगर पालिका के 20 निर्वाचक बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ये दावा करता है कि उसका नामांकन समुचित ढंग से अस्वीकार कर दिया गया था, बिल्कुल रिट याचिका दायर, तीनों ही लोग ऊपर के रिट याचिका दायर कर सकते हैं। चौथा वाला कोई भी एक मतदाता, तो इसमें शर्त है कि अगर मतदाता रिट याचिका कर रहे हैं तो कम से कम उनकी संख्या 10 होना चाहिए। 10 से कम मतदाता जो हैं वो रिट याचिका दायर नहीं कर सकते। अपने उत्तर में हमने लिखा है, देखिए एक्सप्लेनेशन में, कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 20(3) के अनुसार याचिका को किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा जिसके पक्ष में मतों को अभिलिखित किया गया है या नगर पालिका के 10 या अधिक निर्वाचकों द्वारा या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने ये दावा किया है कि उसका नामांकन पत्र असमुचित ढंग से अस्वीकार कर दिया गया है, रिट याचिका की जा सकती है, ठीक।
कहने का मतलब अकेला मतदाता नहीं कर सकता, बाकी ये तीनों लोग कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 14 पर आ जाइए। नगर पालिका की कार्यावधि है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। सारे प्रश्न आपको चुने हुए मिलते हैं। ऐसे प्रश्न होते हैं जो हाई कोर्ट एकदम निथार के बनाता है, जो आपको हर जगह मिलेंगे। डायरेक्ट हाई कोर्ट के प्रश्न आपसे हर परीक्षा में सीधे सीधे मिल जाते हैं, चाहे वो PCSJ की हो, चाहे APO की हो। तो इसलिए ये सिर्फ HJS वालों के लिए मैटर नहीं है, PCSJ वालों के लिए भी ज़रूरी मैटर है, APO वालों के लिए भी ज़रूरी मैटर है। क्वालिटी समझिए, किस क्वालिटी के प्रश्न हाई कोर्ट बनाता है। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं। प्रश्न ये है कि द टर्म ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज, नगर पालिका की कार्यावधि कितनी है? शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक। दूसरा ऑप्शन क्या है? प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक। चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि से 5 वर्ष तक। राजपत्र में प्रमाणित परिणाम प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष तक। तो उत्तर ऑप्शन ए सही, वो सॉरी ऑप्शन बी सही है। जो प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि होती है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले भी दे चुके हैं। प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक नगर पालिका अपने कार्य पर लगी रहती है, कार्यरत रहती है। हमने अपने उत्तर में लिख दिया है, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 10 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका जब तक धारा 39 के अधीन 39 के अधीन पहले ही विघटित ना कर दी जाए, अपनी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक चलती रहेगी। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 10 के अनुसार नगर पालिका का कार्यकाल प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक है। हाँ, अगर वो धारा 39 के अनुसार विघटित ना, उस समय के पहले विघटित ना कर दी गई हो तो, मतलब धारा 39 के अंतर्गत इस समय के भीतर भी नगर पालिका को, अगर वो ऐसा कोई काम कर रही है जो लोक हित में नहीं है, या कोई भी ऐसी अनियमितता कर रही है, या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, तो विघटित किया जा सकता है धारा 39 के अनुसार। प्रश्न संख्या 15 पर आ जाइए। यदि उत्तर प्रदेश नगर पालिका 1916 के अधीन कर से संबंधित अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारण के सिद्धांत के बारे में प्रश्न प्रदभूत होता है, जिस पर अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी युक्त संदेह को ग्रहण करता है, तो उसके लिए निम्न में से कौन सा उपाय उपलब्ध है? देखिए, प्रश्न हम लोगों की समझ में नहीं आता है कि आखिर प्रश्न पूछा क्या गया है। प्रश्न एग्जैक्टली ये कह रहा है कि कोई अधिकारी जो है किसी अपील की सुनवाई कर रहा है, और सुनवाई के दौरान उसको ये, उसके दिमाग में आता है या उसको ये संदेह होता है कि यार इसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्विलित है जिसका समाधान मैं नहीं कर सकता, तो वो उस प्रश्न का क्या करेगा? तो ये इसका उत्तर आप सब लोग जानते हैं। तो वो क्या करता है, उस मामले को क्या करता है, हाई कोर्ट को निर्दिष्ट कर देता है, निर्दिष्ट करता है कि हम यहाँ पर इस प्रश्न को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ इसका हमें आप समाधान दें। ये मैटर अपना तैयार करके उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर देता है, और उच्च न्यायालय उस पर एक निर्देश दे देता है इनको कि आप इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करिए, इस मामले को इस तरह से निपटाइए, और ये उसका अनुसरण करके मामले को निपटाते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए पहले तो। निर्णय के लिए राज्य सरकार को ये मामला अग्रसित करेगा? नहीं, कभी नहीं। निर्णय के लिए मामला उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। जिस प्रश्न पर संदेह ग्रहण करता है उस प्रश्न पर राजस्व बोर्ड से सहायता मांग सकता है? बिल्कुल नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। इसका उत्तर आपको इस तरह से समझना है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 162 के अनुसार यदि कर से संबंधित अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारण के सिद्धांत के बारे में प्रश्न प्रोद्भूत होता है, उत्पन्न होता है, जिस पर अपील की सुनवाई करने वाला अधिकारी युक्त संदेह को ग्रहण करता है, तो निर्णय के लिए ये मामला उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है। ठीक, निर्देश उच्च न्यायालय को किया जाता है, आप सब लोग जानते हैं। मगर प्रश्न हम लोग या तो पढ़ने में गलती करते हैं या समझने में गलती करते हैं, और आंसर हमारा गलत होता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 15 भी हो गई।
प्रश्न संख्या 16 पर आ जाइए आप। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत पूछा है आपसे। सिविल वाद में एक पक्षकार न्याय पंचायत के समक्ष उपस्थित हो सकता है। स्वयं बिल्कुल हो सकता है, सेवक के माध्यम से बिल्कुल हो सकता है, भागीदार के माध्यम से बिल्कुल हो सकता है, अधिवक्ता के माध्यम से नहीं हो सकता। बिल्कुल साफ किया गया है कि आप अगर न्याय पंचायत के समक्ष कोई सिविल वाद ला रहे हैं तो चाहे सिविल वाद हो चाहे आपराधिक वाद हो, आप अधिवक्ता की मदद नहीं ले सकते। आप अधिवक्ता के द्वारा, वकील के द्वारा मामला न्याय पंचायत में नहीं लाएंगे। उत्तर में हमने लिख दिया आप लोगों के लिए कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 81 के अनुसार सिविल या आपराधिक वाद में कोई पक्षकार न्याय पंचायत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या सेवक या साझेदार या संबंधी या मित्र द्वारा उपस्थित हो सकता है, किंतु अधिवक्ता द्वारा नहीं। ऑप्शन डी सही है इसका। फिर आ जाइए आप प्रश्न संख्या 17 पर। विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? ऑर्डर ऑफ न्याय पंचायत अंडर उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1907 इज रिवाइजेबल बाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत न्याय पंचायत का आदेश किसके द्वारा पुनरीक्षण योग्य है? कौन पुनरीक्षण कर सकता है? उत्तर प्रदेश पंचायती राज द्वारा पारित आदेश को किसके द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो बिल्कुल आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज, हमने अपने उत्तर में लिखा है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 89, इसमें बताया गया न्याय पंचायत का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुंसिफ क्रमशः आपराधिक या सिविल मामलों में, सिविल वाद में स्वतः या किसी पक्ष के आवेदन पर आदेश के 60 दिन के भीतर पुनरीक्षण कर सकते हैं। देखिए बहुत 5-6 क्वेश्चन यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से बात हमारी समझेंगे। कहने का मतलब है, पहली बात तो पुनरीक्षण का मामला कहाँ पर आपको किस धारा में मिलेगा? पंचायती राज की धारा 89 में मिलेगा। पूछ लिया जा सकता है कि पुनरीक्षण कहाँ होता है, किसका? न्याय पंचायत के आदेशों का। दूसरी बात हुआ कि अगर सिर्फ पूछ ले आपसे कि आपराधिक मामलों का पुनरीक्षण कौन करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। सिविल मामलों का पुनरीक्षण कौन करेगा? तो मुंसिफ करेगा। किस तरह से कर सकेगा? स्वतः कर सकता है अपने ज्ञान के आधार पर, या किसी पक्ष के आवेदन पर कर सकता है। फिर कितने दिन के अंदर कर सकता है, पुनरीक्षण किया जा सकता है? तो आपको पुनरीक्षण का जो आवेदन देना है, वो आदेश जो आपके खिलाफ हुआ है उस आदेश के 60 दिनों के भीतर आप आवेदन करेंगे पुनरीक्षण कराने के लिए। 60 दिन के बाद आपके पुनरीक्षण के आवेदन को नहीं माना जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस ऑप्शन में देखिए कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं। पहली बात तो दोनों का नाम दे दिया, मुंसिफ का दे दिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट का दे दिया। ठीक, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट भी दे दिया, मुंसिफ भी दे दिया, और बाद में आपसे कह दिया स्वतः या किसी पक्ष के आवेदन पर। तो सारी चीज़ें इसमें इन्होंने इन्वॉल्व कर दी। तो इस तरह से आप देखिए एक एक प्रश्न को जब हम आपको समझा रहे हैं तो किसी किसी प्रश्न में आपको 7-8 उत्तरों का फायदा हो रहा है। कम से कम 7-7, 8-8 प्रश्न आपके अवधारित हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे मैटर को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आपको एक प्रश्न में, किसी किसी प्रश्न में 6-6, 7-7 प्रश्नों का उत्तर मिल जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप डिटेल्ड स्टडी करिएगा जिस तरह से हम बता रहे हैं,
तो आप बहुत आराम से प्री भी क्वालिफाई हो जाएंगे, और अगर रेगुलर चलते रहेंगे तो आपका मेंस भी बहुत कम मेहनत में निकल आएगा, क्योंकि आपके लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। हम लोगों के पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि अपनी पढ़ाई का समय हमारे पास नहीं है। तो उस समय में से आप पर डे हमको 2 घंटा दीजिए, फिर आप उस तरह से तैयारी करिए जिस तरह से हम बता रहे हैं, तो आप सिलेक्शन ले पाएंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि आपको असुविधा हो तो हमारे नंबर पर तुरंत संपर्क करें। अब आप लोग आ जाइए प्रश्न संख्या आगे 18 पे, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। 18वां प्रश्न क्या है? उत्तर 18वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्राम प्रधान को हटाए जाने के आदेश को चुनौती दी जा सकती है। कहाँ पर चुनौती देंगे आप ग्राम पंचायत को हटाने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राज्य सरकार ने क्या किया है? कोई आदेश पारित कर दिया है और उस आदेश को चुनौती देना है। किसके? राज्य सरकार के आदेश को अगर आप चुनौती देंगे तो सीधे सीधे आप कहाँ? पहली या तो आप रिट याचिका द्वारा कर देंगे, और कहाँ देंगे? उच्च न्यायालय में देंगे। इस प्रश्न के उत्तर को आप बिल्कुल डिटेल्ड समझ लीजिए कि हमने अपने उत्तर में लिखा है जनपद न्यायाधीश के समक्ष नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार आदेश दे चुकी है। राज्य सरकार का आदेश जो होता है वो अंतिम होता है और उसको कहीं प्रश्नगत नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ रिट याचिका दायर की जाती है उच्च न्यायालय में। इसलिए जनपद न्यायाधीश का कोई मतलब नहीं रहा, पुनर्वलोकन आवेदन का कोई मतलब नहीं रहा, चुनाव आयुक्त का कोई इसमें मामला नहीं है। तो इस उत्तर को हमने अपने उत्तर नंबर 18 को लिखा है कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 95 एक 6 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पारित ग्राम प्रधान को हटाए जाने के आदेश को उच्च न्यायालय में रिट याचिका द्वारा आप चुनौती दे सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 20 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का कौन सा उपबंध प्राधिकारियों को ग्राम पंचायत की संपत्तियों पर लोगों के गलत अधिभोग या अधियोग के निर्देश देने की शक्ति देता है? तो जो आपके अधिनियम राजस्व संहिता की धारा 67 है, इसकी हेडिंग ही ये है कि ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति, दुरुपयोग और गलत अधिभोग को रोकने की शक्ति। तो उत्तर तो आपका हो गया बी, धारा 67 की जो भी प्राधिकारी हैं वो उनके द्वारा ग्राम पंचायत की जो संपत्ति है उस पर अगर कोई गलत अधिभोग किए हुए है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसको क्षति पहुंचा रहा है, तो उसको रोकने की शक्ति है धारा 67 के अनुसार। अब इसमें और धाराएं यूज हुई हैं। धारा जो 64 यूज हुई है, उस धारा का क्या मतलब है? धारा 64 के अनुसार क्या करते हैं आप? आबादी स्थलों का आवंटन करते हैं। जो आबादी से गरीब लोगों को आबादी से संबंधित संपत्ति होती है उसका आवंटन किया जाता है धारा 64 के अनुसार कलेक्टर द्वारा। ये भी हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। धारा 67 भी बहुत डिटेल्ड पढ़ाएंगे मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 67 मेंस में आती है। धारा 64-65 भी आती है मेंस में, वहाँ भी वो भी पढ़ाएंगे। और धारा इसमें एक 59 इस्तेमाल हुई है, 69 में समेकन गांव निधि का बात की गई है। और एक धारा इंपॉर्टेंट है धारा 122। धारा 122 में बताया गया भूमिधर द्वारा भूमि का त्याग। कहने का मतलब है राजस्व संहिता की धारा 122(2) जो है वो भूमिधर द्वारा भूमि का त्याग से संबंधित है। अगर भूमिधर चाहता है तो वो कलेक्टर के समक्ष आवेदन दे कि हम अपनी भूमि को त्याग करना चाहते हैं, तो वो धारा 122 के अंतर्गत आएगा। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, उसको देख लें। राजस्व संहिता की धारा 206 के अंतर्गत किसके निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास सूट फॉर इजेक्टमेंट ऑफ अंडर सेक्शन 82(2)(c) धारा 82(2)(ग) के अंतर्गत बेदखली हेतुवाद। ऑप्शन बी में कहा गया है धारा 144 के अंतर्गत पोषणीय हेतुवाद। ऑप्शन सी में कहा गया है धारा
ये इंग्लिश लिखी हुई है, हिंदी अगले पेज पे थी तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया है। धारा 151 के अंतर्गत एक सरकारी पट्टेदार द्वारा वाद। और ऑप्शन डी, चूंकि वो भी अगले पेज पे था तो हमने इसी पेज पे लिख दिया है, धारा 133 के अंतर्गत व्यादेश हेतु वाद, सूट फॉर इंजंक्शन अंडर सेक्शन 133। तो पहले से आप इसका उत्तर समझ लीजिए, इसका उत्तर है डी ऑप्शन सही है, क्योंकि बाकी ए बी सी जो तीनों मामले हैं इन सब की द्वितीय अपील होती है। आपसे पूछा गया है किसकी द्वितीय अपील जो है बोर्ड के समक्ष नहीं होगी, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी जो है वो व्यादेश हेतुवाद जो होता है उसकी। अभी हम डिटेल्ड आपको पढ़ा दें, यहाँ पेज ऊपर पेज पर हमने इसी क्वेश्चन पेपर के ही पेज पे लिख दिया है। धारा 133 राजस्व संहिता में व्यादेश या प्रतिकर आदि के लिए वाद में पारित आदेश, मतलब व्यादेश या प्रतिकर के लिए जो वाद है वो पारित, उसके संबंधित आदेश पारित किया जाता है तहसीलदार द्वारा। और इस तहसीलदार द्वारा जो आदेश दिया गया है व्यादेश या प्रतिकर के मामले में, इसकी प्रथम अपील तो आप कर सकते हैं कलेक्टर के समक्ष, ठीक, मगर इसकी द्वितीय अपील कहीं नहीं होगी। यहाँ पर इन संबंधित व्यादेश और प्रतिकर से मामला जो संबंधित होगा उसमें क्या होगा, कलेक्टर का मामला, कलेक्टर का आदेश ही पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद द्वितीय अपील आप कहीं नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये पूरे हमने आपको 21 प्रश्न करा दिए। अब 1-2 मिनट हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर करा रहे हैं उन सब के हम आपको जैसा कि बता चुके हैं हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आपको हम डिटेल्ड स्टडी करा रहे हैं। उन सब के जितने भी ऑप्शन संभव हैं, वो जितने भी पॉइंट संभव हैं वो सारे दे रहे हैं, कंप्लीट स्टडी करा रहे हैं। तो बेहतर ये है, इसका बेहतर तरीका ये है, जब आपके सामने वीडियो आए तो आप वीडियो को जब चला रहे हो तो आपके सामने मोर लिख के आएगा। मोर को क्या करिए, आप टच करिए तो ये PDF, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो, वो PDF आपके सामने खुल के आ जाएगा। उस PDF को क्या करिएगा, आप टच करिएगा तो PDF डाउनलोड हो जाएगा। PDF डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए ज़रूर। फिर हार्ड कॉपी रखने के बाद जब आप मैटर को देखेंगे, प्रश्न को सुनेंगे, समझेंगे तो आपको हमारी पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक। फिर भी अगर कोई डाउट होता हो तो हमने अपना नंबर आपको दे दिया है, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए। एक ग्रुप भी हम बना रहे हैं जिसमें हम UPHJS के उन कैंडिडेट्स को जो 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनको हम प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ा रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं मेंस के लिए, और उनको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करेंगे कि पर वीक हम आपके सामने आएँ, आपको जो डिस्कशन करना हो उससे संबंधित आप सारी जानकारी हमसे लें, सारा मैटर डिस्कस करें। इस तरह से आपकी पूरी तैयारी प्री के साथ साथ मेंस की भी हो जाएगी, वो भी 3 या 4 महीनों के अंदर अंदर। तो आप लोग प्रयास ये करिए कि इन नोट्स को के PDF को डाउनलोड करके फिर हमारे वीडियो को देखिए, फिर प्रश्नों को समझ लीजिए। फिर अगर कहीं ऐसा कोई पॉइंट लग रहा है जो हमसे छूटा हो, हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई पॉइंट ना छूटे, फिर भी अगर छूट जाता है तो आप अपने हाथ से उस पॉइंट का नोट बना लीजिए। अगर कोई इत्तेफाक से छूट जाता है तो नहीं भी बनाएंगे तो पर्याप्त नोट्स हैं, बेहतरीन आपके कंप्लीट नोट्स हैं, आप इससे तैयारी करिए, बहुत आराम से आप प्री निकाल लेंगे और मेंस में भी आपके ये बहुत मदद करेंगे। हालांकि मेंस के लिए हम आपको अलग से पूरी सीरीज़ देंगे, पूरे मेंस के हैंड रिटन नोट्स देंगे, पूरे इंपॉर्टेंट मैटर्स देंगे, पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देंगे जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत होती है, क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है और कम समय में आपको ये बड़ा एग्ज़ाम निकालना होता है, इसलिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि हम कई बार ये HJS मेंस दे चुके हैं। तो जो भी आपको हमारी ज़रूरत है, जहाँ पर भी हमारी सहायता की ज़रूरत है, वो आप हमसे सहायता लीजिए और तैयारी जारी रखिए। इस मैटर को जो भी आपके परिचित हों, जो भी HJS के लिए इंटरेस्टेड हों, उसको ये मैटर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे क्या होगा, जो भी नोटिफिकेशन हम डालेंगे, और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें जिससे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।
कंप्लीट तैयारी करिए बेहतरीन करके। कोई असुविधा हो तो हमसे संपर्क करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।